द्रव्यमान दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो किसी अणु का अगर हमें आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है, परमाणु का हम सीख चुके हैं, अब हम क्या सीखेंगे, अणु का द्रव्यमान निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो उस अणु में उपस्थित जो जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु का द्रव्यमान आप लेंगे और उनको जो उस अणु में वो तत्व जितनी बार भी आए हैं उनसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जितने भी गुणनफल हैं इनके योग को आप आणविक द्रव्यमान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो कार्बन का होता है परमाणु द्रव्यमान 12 और कितनी बार आया है इन 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 12 टाइम्स आया तो इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है 6 टाइम्स आया तो 6। तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस ये 16 6 96, तो आंसर आ जाएगा 180 यूनिफाइड मास। इसी तरह यूरिया का निकालेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 बार आया है और नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 14 होता है और 2 टाइम्स आया तो इंटू 2, प्लस कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये टोटल 4 टाइम्स आया तो 1 इंटू 4 हो जाएगा। कार्बन का जो है ये एक ही बार आया और कार्बन का होता है 12 तो इंटू 1 कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है और 1 टाइम आया है तो इंटू 1, तो यहाँ पे 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16 दैट इज 60 यूनिफाइड मास। और क्योंकि यूनिफाइड मास में या AMU में दिया तो इसको भी आप कह सकते हैं कि यूरिया का जो एक अणु है वो C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से 60 गुना भारी है और इसी तरह ग्लूकोज भी 180 गुना भारी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सूत्र द्रव्यमान या फॉर्मूला मास। जैसे अभी हम लोग ने आणविक द्रव्यमान निकाला था तो वो अणु के लिए हम निकालते हैं, लेकिन अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अवयव होते हैं, वो धनायन और ऋणायन होते हैं, जैसे कि ये NaCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इनका हम सूत्र द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अब हम सोडियम क्लोराइड का निकालें तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, 1 टाइम आया तो इंटू 1, प्लस क्लोरीन का अभी निकाला औसत परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है, 1 टाइम आया तो इंटू 1, कैलकुलेट करके 58.5 यूनिफाइड मास हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर सूत्र द्रव्यमान निकालें तो कैल्शियम का कितना होता है 40, 1 टाइम आया तो इंटू 1, कार्बन का होता है 12 इंटू 1 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3 करके इनका जो जितने भी मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा उसको ऐड करेंगे और आंसर क्या आया 100 यूनिफाइड मास। और अगेन यूनिफाइड मास लिखा है दोनों में ही, तो इसको हम उसी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक सूत्र इकाई जो होती है वो कार्बन के C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग से ये 100 गुना भारी है और सोडियम क्लोराइड का जो एक सूत्र इकाई है वो 58.5 गुना भारी है। आगे बढ़ते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान यानी ग्राम एटॉमिक मास। किसी परमाणु का द्रव्यमान अगर आप ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। शॉर्ट में इसको GAM यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल अगर ले लें, ऑक्सीजन परमाणु, एक जो परमाणु है उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 16 ग्राम। सोडियम का अगर हम लिखेंगे एक परमाणु का ग्राम एटॉमिक मास लिखना है तो 23 ग्राम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ग्राम अणु द्रव्यमान यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, शॉर्ट में GMM लिख सकते हैं। तो किसी अणु का अगर द्रव्यमान आप ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे ग्राम अणु द्रव्यमान कहते हैं। ऑक्सीजन का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं लेकिन परमाणु की जगह अगर हम इसको अणु ले रहे हैं तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसका हो जाएगा 32 ग्राम। अमोनिया का आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, ग्राम सूत्र द्रव्यमान ग्राम फार्मूला मास कहते हैं, इसको शॉर्ट में GFM कहेंगे। किसी सूत्र इकाई का द्रव्यमान अगर ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं तो उसे हम ग्राम सूत्र द्रव्यमान कहेंगे। जैसे NaCl का हो गया 58.5 ग्राम। अभी कैल्शियम कार्बोनेट का करा, उसका अगर हमें ग्राम फार्मूला मास निकालना हो तो कितना होगा 100 ग्राम्स होगा। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान में। तो स्टूडेंट्स ये आपने जो ये हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में कि अगर हम 1 दर्जन की बात करें तो उसमें 12 वस्तुएं मिलेंगी, चाहे हम कोई फल खरीदें या कुछ स्टेशनरी का सामान, कोई नोटबुक या पेन पेंसिल खरीदें। एक स्कोर होता है उसमें 20 वस्तुएं होती हैं और 1 ग्रॉस होता है तो उसमें 144 वस्तुएं होती हैं।
लेकिन ये जो यूनिट्स हैं, ये केमिस्ट्री में हम इनसे डील करना, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में क्या हम एटम और मॉलिक्यूल से डील करते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। अगर आप किसी पदार्थ की बहुत छोटी से छोटी मात्रा भी ले रहे हैं तो उसमें कई सारे अणु और परमाणु आ रहे हैं। तो हमें इसलिए कोई एक बड़ी यूनिट चाहिए थी, और वो यूनिट क्या है, 1 मोल। और आपको पता भी है, पढ़ भी चुके हैं कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसका अगर एसआई यूनिट होता है तो वो 1 मोल ही होता है। देखें 1 मोल क्या होता है कि किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने C12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे C12 के, उस संख्या को ही हम 1 मोल कहेंगे। तो देखें कितनी संख्या होती है परमाणुओं की 1 मोल में। तो हम क्या करेंगे, टोटल मास हमने 12 ग्राम ऊपर रखा, अपॉन एक परमाणु, कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसे नीचे रखा, डिवाइड करा तो आंसर आया 6.022 × 10⁻23 परमाणु पर मोल। यानी अगर C12 का हम 1 मोल ले रहे हैं तो उसमें उसके इतने परमाणु हमें वहाँ पे मिलेंगे। अब ये कोई भी पदार्थ हो सकता है, 1 मोल आप कार्बन ले सकते हैं, 1 मोल सोडियम ले सकते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, तो उसमें आपको इतने ही परमाणु, या अगर अणु ले रहे हैं तो उतने ही अणु आपको मिलेंगे। दैट इज़ ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो इसे एवोगाड्रो स्थिरांक या एवोगाड्रो संख्या, जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे हम करें, जैसे अभी सीखा कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 कण। अब ये कण कुछ भी हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती तो वो कुछ भी हो सकती हैं 12 वस्तुएं। इसी तरह से 1 मोल में जितने भी कण हैं तो वो कण कुछ भी हो सकते हैं, बट डिजिट यही रहेगी कि इतने ही पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे। अब अगर हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे, जो द्रव्यमान, उस पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम्स में हमें रखना है और उसको डिवाइड करेंगे परमाणु द्रव्यमान से या आणविक द्रव्यमान से, उसको डिवाइड करेंगे। डिपेंड करता है कि परमाणु का आपको मोलों की संख्या निकालनी है या अणु की निकालनी है। उदाहरण ले लें, 1 लीटर जल लिया है, उसमें मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला मोलों की संख्या क्या है, द्रव्यमान अपॉन आणविक द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पे आपको लीटर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको द्रव्यमान लिखा है, तो आप पढ़ चुके हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और जल के केस में, वाटर के केस में डेंसिटी जो 1 होती है, दैट इज मास और वॉल्यूम बराबर होते हैं। यानी कि हम 1 लीटर यहाँ पे कहें या 1 किलोग्राम द्रव्यमान करें, बात बराबर है। और 1 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम्स लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान में हमारे पास आंसर आ गया। आणविक द्रव्यमान, वाटर का आपको पता है, अब आपको आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करना आता है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 18 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 55.5 मोल्स आएगा। दैट इज़ अगर आपके पास 1 लीटर जल है तो उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, 55.5। दूसरा एग्जाम्पल लें कि 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला वही होगा, द्रव्यमान अपॉन परमाणु द्रव्यमान। तो 46 ग्राम्स आपको दिया गया है और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 मोल्स। आगे बढ़ते हैं, मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान अगर हम ग्राम में व्यक्त करें तो उसे मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है 18.02 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो दैट इज़ अगर 1 मोल आपके पास वाटर है, H2O है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा ग्राम्स में 18.02, ये मोलर द्रव्यमान होगा। और 1 मोल में आपको पार्टिकल्स पता है कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स वहाँ पे उपस्थित भी होंगे। इसलिए NaCl का अगर आप मोलर द्रव्यमान ले रहे हैं तो 58.5 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, तो पर मोल यानी कि 1 मोल का जो द्रव्यमान है NaCl का मोलर द्रव्यमान वो 58.5 ग्राम्स होगा। और इसमें भी जो सूत्र इकाई होगी NaCl की वो इतनी ही होगी, बस आपको यहाँ पे सूत्र इकाई लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मोलर आयतन। STP पर, दैट इज समान ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा घेरे गए आयतन को मोलर आयतन कहते हैं, जो कि 22.4 लीटर के बराबर होता है।
दैट इज़ आपने मोल का जो है आपने संख्या के टर्म्स में भी पढ़ा कि 6.022 × 10⁻23 उसमें कण उपस्थित होते हैं, द्रव्यमान के टर्म्स में भी पढ़ा और यहाँ पे आपने आयतन के टर्म्स में भी उसको पढ़ा। तो आप कह सकते हैं कि 1 मोल जो है वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है जिसमें इतने परमाणु होते हैं। 1 मोल जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर भी होता है जिसमें 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं और 1 मोल जो है वो ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर भी होता है जो कि 6.022 × 10⁻23 सूत्र इकाइयों के बराबर होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि एसटीपी पर 88 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में निम्न ये चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। पहला है मोलों की संख्या। तो मोल की संख्या कैसे निकालते हैं? वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। तो ग्राम्स में वेट दिया हुआ है 88 अपॉन मोलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 44। आप अलग से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट है अणुओं की संख्या। तो आपको पता है 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? एवोगैड्रो नंबर होती है, लिख सकते हैं शॉर्ट में। और अगर 2 मोल दिया है तो हमें क्या करना है? 2 × एवोगैड्रो नंबर दैट इज़ 2 × 6.022 × 10⁻23। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2044 × 10⁻23। ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया है एक डेसिमल शिफ्ट करके, तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है परमाणुओं की संख्या। जब आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, अणु आ गए हैं, तो परमाणु की संख्या, क्योंकि एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सी पार्ट कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम्स हैं यहाँ पे। तो 1.2044 × 10⁻24 में कितने हो जाएंगे? 3 × 1.2044 × 10⁻24। तो आपका आंसर जो है आ जाएगा 3.6132 × 10⁻24 एटम्स। ये हो गया। आयतन आप पढ़ चुके हैं कि 1 मोल एसटीपी पे दिया भी हुआ है एसटीपी। तो एसटीपी पर जो है किसी 1 मोल अगर गैस लिया गया है, चाहे वो कोई भी गैस हो, तो उसका आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर्स। लेकिन हमारे पास कितने 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल गैस का कितना हो जाएगा? 2 × 22.4 लीटर्स। दैट इज़ यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 44.8 लीटर्स। देन लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो 6 + 8 2 टाइम्स आया है। तो 8 × 2 दैट इज़ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26। जो इसका परमाणु क्रमांक होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो आप निकाल सकते हैं कि जब एक अणु में इतने प्रोटॉन्स हैं तो आपको नंबर ऑफ अणु यहाँ से ये दिए हुए हैं। तो एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं? 22 प्रोटॉन्स हैं। तो 1.2044 × 10⁻24 अगर आपके पास अणु हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 22 × 1.2044 × 10⁻24। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.649 × 10⁻25। इतने प्रोटॉन्स हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे। और अगर आप देखें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इसका परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है। 12 में से 6 माइनस करेंगे तभी तो न्यूट्रॉन्स की संख्या निकलती है। तो वो भी क्या हो जाएगा? 6। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 में से 8 गया तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 8। दैट इज़ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स भी जो है सबकी संख्या जो है इतनी ही आएगी।